अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी साउंड वेव की और साथ में हमने बात करी थी वहां पे साउंड वेव की वेलोसिटी की। तो वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था? वहां पे हमने डिफाइन किया था कि अगर कोई साउंड वेव है और वो मूव कर रही है किसमें? फ्लूइड में। अगर फ्लूइड में मूव कर रही है तो उसका फॉर्मूला था वहां पे B बाय रो। B वहां पे था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रो वहां पे डेंसिटी थी। फिर वहां पे हमने बाद में साउंड के वेलोसिटी के फॉर्मूले को रिलेट किया था किससे? गामा से और प्रेशर से। और वहां पे जो लाप्लास करेक्शन था उसके बाद जो फॉर्मूला निकल के आया था वो निकल के आया था गामा आर टी बाय कैपिटल एम। गामा वहां पे एडियाबैटिक कांस्टेंट था, आर गैस कांस्टेंट, टी वहां पे टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर हमेशा क्या होता है? केल्विन में था, और एम था वहां पे मॉलिक्यूलर वेट। देखो ये था कि नहीं था वहां पे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो पहला लिखो वहां पे अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो पहला लिखो वहां पे अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी था कि नहीं था? V इक्वल्स टू अंडर रूट गामा पी बाय रो बी, कि बाद में P बाय रो की जगह हमने पुट किया था RT बाय M मॉलिक्यूलर वेट। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं वहां पे अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। अब इस रिलेशन को देखो वहां पे, इस रिलेशन को अगर देखोगे V इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है वहां पे? अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। तो हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है कि वहां पे किसी पर्टिकुलर एयर की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए गामा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है? कांस्टेंट है। तो जो भी वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है। इसका मतलब है कि अगर यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा, मीडियम का जो भी मीडियम है, मीडियम का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो साउंड की वेलोसिटी भी वहां पे क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा साउंड की वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी है। मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड V0 है और ये V0 अप्रोक्सीमेटली होता है 330 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड 330 है। हमें बताना है कि T डिग्री सेल्सियस पे साउंड की वेलोसिटी क्या होगी वहां पे। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं, तो रिजल्ट आएगा पहले V0 अंडर रूट गामा आर बाय एम। टेम्परेचर हो जाएगा 0 प्लस 273। बाद में जो साउंड की वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी अंडर रूट गामा आर बाय एम। हमें टेम्परेचर कितने पे लेना है? ये लेना है T प्लस 273 पे। ध्यान है, T मैंने टेम्परेचर लिया है किस पे? डिग्री सेल्सियस पे। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो V बाय V0 क्या देगा वहां पे? V बाय V0 दे देगा वहां पे T प्लस 273 बाय 273 होल टू द पावर 1/2। देखो है कि नहीं वहां पे? अब यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा साउंड की वेलोसिटी V हो जाएगा V0, V इक्वल्स टू V0, ये हो जाएगा 1 प्लस टी बाय 273 होल टू दी पावर 1/2। तो V इक्वल्स टू हो जाएगा V0 1 प्लस टी बाय 273 होल टू दी पावर 1/2। अब यहां पे क्या करो? बायनोमियल यूज करो। बायनोमियल जब यूज करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा V इक्वल्स टू V0 1 प्लस टी, ये हो जाएगा 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 5। देखो 546 होगा कि नहीं होगा वहां पे? और ये टेम्परेचर वहां पे कितना है? डिग्री सेल्सियस पे। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट आता है V इक्वल्स टू V0 1 प्लस, और
वी नॉट की वैल्यू यहां पे क्या कर दो, पुट कर दो, वी नॉट की जगह पुट करो 330, तो अगले स्टेप में वैल्यू आएगी 330 प्लस 330 बाय 546 इंटू टी, और ये टी किस में है, डिग्री सेल्सियस में वहां पे। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो साउंड की जो स्पीड आती है वो आती है 330 प्लस 0.61 इंटू टी डिग्री सेल्सियस। तो ये रिजल्ट क्या बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है विथ टेम्परेचर साउंड की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, तो चेक करो टी की वैल्यू अगर 1 डिग्री पुट करोगे तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड से वहां पे क्या होगी, इंक्रीज करेगी वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट निकल के आ रहा है 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने से, अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाएंगे तो साउंड की वेलोसिटी जो रहेगी वो आ जाएगी वहां पे कितनी, 0.61 मीटर पर सेकेंड वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर नेक्स्ट जो निकल के आता है, नेक्स्ट लिखो वहां पे अफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये तो अभी हमने बात करी अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। सेकेंड जो है, सेकेंड हम बात कर रहे हैं वहां पे किसकी, अफेक्ट ऑफ प्रेशर की। अच्छा, अब अगर प्रेशर का अफेक्ट देखेंगे तो देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था V इक्वल्स टू था अंडर रूट गामा पी बाय रो। वैसे देख के क्या पता चल रहा है, वैसे देख के पता चल रहा है कि साउंड की वेलोसिटी प्रेशर और डेंसिटी यानी प्रेशर पे क्या हो रही है, डिपेंड कर रही है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था वहां पे PV इक्वल्स टू क्या था, म्यू आर टी, डेंसिटी थी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी था वहां पे मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जगह पुट किया था m बाय रो, म्यू को लिखा था वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो रिजल्ट वहां पे निकल के आया था P बाय रो हमेशा किसके बराबर निकल के आता है, RT बाय M के बराबर निकल के आता है। इसका मतलब है अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बताओ टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, P बाय रो RT बाय M के बराबर है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P बाय रो टर्म भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और P बाय रो टर्म अगर कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे साउंड की वेलोसिटी भी वहां पे कांस्टेंट रहेगी। तो अफेक्ट ऑफ प्रेशर में लिखो वहां पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट लिखो वहां पे अफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ये चीज क्लियर हुई, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर मान लो एटमॉस्फेयर में है और एटमॉस्फेयर में हम पकड़ रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर हम एटमॉस्फेयर में हम मान रहे हैं कि हम हाइट के ऊपर जा रहे हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस केस में हम बोलेंगे साउंड की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है ह्यूमिडिटी। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वहां पे V इक्वल्स टू अंडर रूट गामा पी बाय रो। अब देखो जब भी हम बात करेंगे डेंसिटी की तो ध्यान ना, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर हमेशा ज्यादा होगी डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर से। अगर मैं बोल रहा हूं ह्यूमिडिटी है तो ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एयर मेरी क्या हो गई, मॉइस्ट हो गई। तो अब तुम क्या बोलोगे, ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मॉइस्ट एयर। क्यों? क्योंकि जैसे ही एयर मॉइस्ट होगी, जैसे ही एयर में क्या होगी, एयर जैसे ही तुम्हारी मॉइस्ट होगी तो उसमें क्या होगा, एयर में जो भी इंप्यूरिटीज हैं, एयर में जो भी इंप्यूरिटीज रहेंगी वो मॉइस्ट होके क्या होगी, सेटल कर जाएगी जमीन पे।
और अगर इंप्यूरिटी सेटल कर गई जमीन पे तो उसकी डेंसिटी वहां पे क्या हो गई, कम हो गई। डेंसिटी कम हो गई तो साउंड की वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ रही है तो साउंड की वेलोसिटी भी वहां पे क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। देखो है कि नहीं वहां पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर डेंसिटी, देखो ये चीज क्लियर हुई। मैंने क्या बोला है, जैसी एयर मॉइस्ट होती है तो इंप्यूरिटीज क्या होती है, हैवी हो जाती है, और हैवी होके क्या कर जाती है, सेटल कर जाती है। तो मॉइस्ट एयर की डेंसिटी हमेशा हमें कम मिलती है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी साउंड की वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है एयर मॉइस्ट हो रही है। एयर मॉइस्ट हो रही है तो डेंसिटी कम तो वेलोसिटी वहां पे क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अच्छा, मैंने ये भी बोला था कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आईआईटी में आ चुका है। मैं एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं, उसको करके देखना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द फॉलोइंग गैसेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें साउंड की या लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द फॉलोइंग गैसेस। पहले केस में बोल रहा है ऑक्सीजन फॉर विच द बल्क मॉडुलस इज। तो फर्स्ट केस में बात कर रहा है ऑक्सीजन की, जिसके लिए बल्क मॉडुलस कितना है, जिसके लिए बल्क मॉडुलस है 1.41 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और डेंसिटी दी है 1.43 केजी पर मीटर क्यूब। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, सेकेंड केस में बोल रहा है हीलियम। अच्छा, सेकेंड केस में कैलकुलेट करना है हीलियम के लिए, बल्क मॉडुलस दिया हुआ है वहां पे 1.7 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी दी हुई है वहां पे 0.18 केजी पर मीटर क्यूब। तो क्या करना है, वहां पे फॉर्मूला यूज करना है, V इक्वल्स टू अंडर रूट बी बाय रो। चेक कर लो, फर्स्ट केस में आंसर आता है 314, ऑक्सीजन के केस में आता है आंसर 314 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड केस में जो आंसर आता है वो आता है 972 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वहां पे क्या है, वेलोसिटी है, किसमें, हीलियम में और ऑक्सीजन में। देखो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया वहां पे। फिर एक क्वेश्चन और लिखो रहा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस। कितने टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर दिया है वहां पे 27 डिग्री सेल्सियस। डायटोमिक गैस है H2, तो डायटोमिक गैस के लिए मालूम होगा 1.4। अब गामा मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट मालूम होगा, तो फॉर्मूला यूज करना है V इक्वल्स टू अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। इसको कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करके जब अगली क्लास आएगी हमारी डाउट क्लास, तो बताना इसका आंसर कितना निकल के आया है कि नहीं वहां पे। तो चेक करना कैलकुलेशन वहां पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो वहां पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर, सबकी वैल्यू पुट कर देना, गामा की, टेम्परेचर की, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, सबकी वैल्यू पुट करोगे, साउंड की वेलोसिटी तुम्हें मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो जल्दी से वहां पे, एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन बी द सेम एज इन ऑक्सीजन एट 100 डिग्री सेल्सियस। At what temperature will the speed of sound in hydrogen will be the same as in oxygen at 100 degree Celsius? Molecular mass of oxygen and hydrogen gas are in the ratio 16:1। तो वहां पे बताना है कि ऑक्सीजन में साउंड की स्पीड जो 100 डिग्री पे है
वही सेम स्पीड हाइड्रोजन गैस में भी डेवलप होगी, लेकिन किस टेम्परेचर पे डेवलप होगी वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है वहां पे। क्लियर वहां पे? तो एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन क्या है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ चुका है आईआईटी में। तो मैंने तुमको लोगों को लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको अब तुम्हें सॉल्व करके देखना है वहां पे। अच्छा, हमने स्ट्रिंग वेव के केस में डेवलप किया, स्ट्रिंग वेव के केस में फॉर्मूला डिराइव किया था, और फॉर्मूला डिराइव किया था हमने इंटेंसिटी का, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वहां पे रो ए स्क्वायर वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय क्या था, रो ए स्क्वायर रो ए स्क्वायर वी ओमेगा स्क्वायर बाय 2। देखो चेक करो, यही इंटेंसिटी का फॉर्मूला था कि नहीं? तो वहां पे रो हाफ रो ए स्क्वायर वी ओमेगा स्क्वायर, देखो है कि नहीं वहां पे? ये हमारा वहां पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वहां पे, हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, ऐसा याद किया था, रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, ये हमारी इंटेंसिटी का फॉर्मूला था, है कि नहीं? अब मान लो हमें क्या करना है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ क्या हो गया, प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो याद होगा जो प्रेशर एम्पलीट्यूड था उसको हमने डी पी नॉट से भी डिनोट किया था, या डेल्टा पी से भी हम डिनोट कर सकते हैं, और जो भी प्रेशर एम्पलीट्यूड था उसको हमने लिखा था वहां पे बी ए के। देखो है कि नहीं वहां पे? तो हम करने क्या जा रहे हैं, इंटेंसिटी के फॉर्मूले को रिलेट करने जा रहे हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड से। V जो होता है, V होता है ओमेगा बाय के, तो K की जगह हम क्या लिख सकते हैं, K की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा बाय V, तो ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा P इंटू वी अपॉन बी ए। देखो है कि नहीं वहां पे? अब ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो वहां पे, अब ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे तो इंटेंसिटी आ जाएगी रो वी ए स्क्वायर बाय 2। ओमेगा का मतलब क्या हो गया, डेल्टा पी का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय अपॉन हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे? अब अगले स्टेप में क्या होगा, ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, v का मतलब होता है अंडर रूट बी बाय रो, b का मतलब हो जाएगा v स्क्वायर रो, है कि नहीं? तो इसको लिखो वहां पे b इंटू बी, एक b के साथ क्या कैंसिल आउट होगा, रो v स्क्वायर। तो जो भी इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, v डेल्टा p का स्क्वायर बाय 2b। देखो ये कि नहीं वहां पे? तो जो भी इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला आ रहा है v इंटू डेल्टा p का स्क्वायर बाय 2b। तो कई बार क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, कई बार क्वेश्चन में हमें इंटेंसिटी को रिलेट करना होता है किससे, प्रेशर एम्पलीट्यूड से, और इंटेंसिटी को अगर प्रेशर एम्पलीट्यूड से रिलेट करना है तो यही फॉर्मूला वहां पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखोगे मॉड्यूल में इस तरह के एक दो क्वेश्चन दिए हैं जहां पे इस फॉर्मूले को डायरेक्टली क्या करना है, अप्लाई करना है वहां पे। क्लियर था वहां पे? फिर देखो वहां पे अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, अगर हमारे पास यहां कहीं एक साउंड का सोर्स है, मान लो यहां कहीं हमारे पास साउंड का क्या है, एक सोर्स है, और ये जो सोर्स है इसका पावर है P। तो हमारे पास एक साउंड का सोर्स है और P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे पावर। हमारे पास साउंड का एक सोर्स है जिसका पावर वहां पे क्या दिया है, P। पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब है कि एक सेकंड में वो P जूल एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। अच्छा, अब जैसे ये सोर्स कोई साउंड एमिट करेगा, साउंड का मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो जैसे ये सोर्स कोई साउंड एमिट करेगा तो वो जो साउंड रहेगा हर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा,
और कितने से ट्रेवल कर रहा होगा, ये हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा विथ स्पीड ऑफ साउंड v वहां पे। तो अगर यहां पे कोई साउंड का सोर्स है और उसने यहां पे कोई साउंड एमिट किया है, तो ये साउंड हर डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, प्रोपोगेट कर रहा होगा विथ स्पीड v से। अब t टाइम बाद क्या होगा, यहां पे जो साउंड एमिट किया होगा t टाइम बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, हर जगह v इंटू टी। तो t टाइम बाद अगर देखना है कि ये साउंड कहां पे है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे v इंटू टी का एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। समझ में रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास कोई सोर्स है और ये सोर्स कैसा है, पॉइंट है, लाइन सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं वहां पे पॉइंट सोर्स की। ज्यादातर केस में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे पॉइंट सोर्स होता है। तो अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स है जिसका पावर P है, तो इसका मतलब है कि ये सोर्स हर एक सेकंड में इतनी एनर्जी एमिट कर रहा है, और जो भी ये एनर्जी एमिट कर रहा है, ये एनर्जी हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, कितने से, विथ स्पीड ऑफ साउंड से। तो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे कितना, v इंटू टी। देखो है कि नहीं वहां पे। अब जो भी इसने साउंड एमिट किया था, वो बताओ वो इस स्फीयर से क्रॉस कर रहा है कि नहीं क्रॉस कर रहा है। अब मुझे यहां पे इंटेंसिटी बतानी है, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी बतानी है। बताओ इंटेंसिटी को हमने क्या डिफाइन किया था, तो रिजल्ट याद होगा, इंटेंसिटी को हमने डिफाइन किया था यूनिट एरिया से। यूनिट एरिया से पर सेकंड में कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है। तो बताओ यहां पे एक सेकंड में कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है, यहां पे एक सेकंड में P एनर्जी क्रॉस कर रही है। अगर हम इस स्फीयर की बात करें तो इस स्फीयर से एक सेकंड में P एनर्जी पास हो रही है, लेकिन ये एनर्जी कितने से पास हो रही है, 4 पाई आर स्क्वायर से पास हो रही है। तो चेक करो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऐसा लिखेंगे क्या, P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, V इंटू टी को हमने क्या माना है, R माना। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी एक सेकंड में क्रॉस हो रही है, कितने से क्रॉस हो रही है, 4 पाई आर स्क्वायर से। इंटेंसिटी का मतलब होता है यूनिट एरिया से कितनी पास हो रही है, तो यूनिट एरिया के लिए हमने 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, इंटेंसिटी का। अच्छा, अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला बता रहा है कि अगर कोई सोर्स हमारा कैसा है, पॉइंट, ध्यान है ये भी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं कि अगर सोर्स हमारा वहां पे क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट सोर्स के कारण जो भी इंटेंसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होती है। जैसे अभी हम दोनों ने क्या बोला कि जो इंटेंसिटी थी, इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला डिराइव किया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भी इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे साउंड की इंटेंसिटी घटती है। इसका मतलब है कि यहां पे अगर कोई ऑब्जर्वर होगा और यहां पे कोई ऑब्जर्वर होगा, तो इसको साउंड की इंटेंसिटी अगर I1 सुनाई देगी तो इसको I2, और I1 I2 से ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है। और यही रीजन होता है कि मान लो अगर कोई गैदरिंग है, मान लो 100 लोगों की गैदरिंग है, और मैं अगर कुछ बोलना स्टार्ट कर रहा हूं, तो जो पर्सन आगे बैठे हैं उनको साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, तेज सुनाई देगी। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, घटते जाती है। और डिस्टेंस अगर बहुत लार्ज होता है, डिस्टेंस अगर बहुत लार्ज होता है, तो वो साउंड हमें सुनना क्या होता है, बंद हो जाता है वहां पे। ऐसा तब होगा जब डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही लार्ज होगा वहां पे। तो जो भी इंटेंसिटी है, जो हम साउंड रिसीव कर रहे हैं, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है किस पे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। अगर सोर्स मेरा कैसा है, पॉइंट है वहां पे। क्लियर। तो कभी भी अगर पावर दिया है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग लाइट में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये फॉर्मूला हम जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तब भी ये फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे वहां पे। फिर देखो, अब नेक्स्ट कुछ थ्योरी लिखो वहां पे, और इससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन आईआईटी में आ चुके हैं। तो थ्योरी लिखो वहां पे, द साइकोलॉजिकल सेंसेशन ऑफ लाउडनेस।
जैसे अगर हम कोई चीज बोलते हैं, जब मैं कोई चीज बोलता हूं तो कुछ लोग बोलते हैं कि साउंड बहुत लाउड सुनाई दे रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं कि साउंड जो है वो बहुत फेंट सुनाई दे रहा है। तो साउंड की जो लाउडनेस है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो लिखो वहां पे, द साइकोलॉजिकल सेंसेशन ऑफ लाउडनेस इज क्लोजली रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ वेव प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो भी साउंड की लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ वेव प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो द साइकोलॉजिकल सेंसेशन ऑफ लाउडनेस इज क्लोजली रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ वेव प्रोड्यूसिंग द साउंड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट लिखो वहां पे, एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलोहर्ट्ज पीपल आर एबल टू डिटेक्ट साउंड with intensity as low as 10 to the power minus 12 watt per meter square. On the other hand, मैंने क्या बोला, at a frequency of 1 kilohertz, at a frequency of 1 kilohertz people are able to detect sound with intensity as low as 10 to the power minus 12 watt per meter square. On the other hand, an intensity of 1 watt per meter square can cause pain, and prolonged exposure to sound at this level will damage a person's ear. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि अगर 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, अगर हमारे पास कोई साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है, 1 किलोहर्ट्ज का मतलब क्या है कि एक सेकंड में इतनी बार क्या होंगे, वहां पे वाइब्रेशन हो रहे होंगे। तो 1 किलोहर्ट्ज का अगर साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो मिनिमम इंटेंसिटी हम सुन सकते हैं वो सुन सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और इस फ्रीक्वेंसी पे जो हम मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुन सकते हैं, अभी हमने प्रूव किया कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करी थी, रो ए वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। तो फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, साथ में हमें किसकी जरूरत पड़ रही होगी, वेलोसिटी की, एम्पलीट्यूड की। तो वहां पे हम क्या बोल रहे हैं, 1 किलो हर्ट्ज पे जो हम साउंड सुन सकते हैं उसकी मिनिमम इंटेंसिटी 10 टू द पावर माइनस 12 होती है, और मैक्सिमम जो होती है वो होती है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर इंटेंसिटी इससे कम है तो सुनाई नहीं देगा, और इंटेंसिटी अगर इससे ज्यादा है तो हमारे जो साउंड के ईयर ड्रम रहते हैं वो वहां पे फट जाते हैं। तो कई बार देखा होगा जब बहुत तेज साउंड बजता है हमारे कान के सामने तो कान में पेन होने लगता है, और साउंड अगर बहुत ज्यादा होता है तो वो ईयर ड्रम को फाड़ देता है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो वहां पे बेसिकली हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे होंगे। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब साउंड पहुंचता है तो हमारे ईयर ड्रम को क्या करता है, वाइब्रेट कराता है। अगर बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है तो ईयर ड्रम हमारे जो रहते हैं वो वहां पे क्या होते हैं, फट जाते हैं। तो मैंने क्या लिखवाया, ऑन द अदर हैंड एन इंटेंसिटी ऑफ 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर कैन कॉज पेन, and prolonged exposure to sound at this level will damage a person's ear because the range in intensity over which people hear is so large. It is convenient to use a logarithmic scale to specify intensity. This scale is known as decibel scale. तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जो पर्सन साउंड सुन रहा है, जो पर्सन यहां पे साउंड सुन रहा है उसकी रेंज में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, ये मिनिमम है और ये तुम्हारा क्या है, मैक्सिमम है वहां पे। तो अगर हमें साउंड की लाउडनेस को क्या करना है, अगर हमें साउंड की लाउडनेस को कैलकुलेट करना है या फिर क्या करना है, कंपेयर करना है, तो साउंड की लाउडनेस के लिए हमने एक टर्म डिफाइन करी, और डिफाइन करी डेसिबल, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, बीटा से। और जो भी इंटेंसिटी लेवल है, देखो इंटेंस लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रही है, लाउडनेस डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी पे। तो अगर मुझे लाउडनेस को मेजर करना है तो लाउडनेस को मेजर करने के लिए हमने फॉर्मूला क्या दिया है, बीटा। बीटा होता है इंटेंसिटी लेवल, इसकी यूनिट होती है डेसिबल, डीबी। तो देखा होगा जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रहता है उसमें लाउडनेस जो रहती है वो डीबी में दी रहती है। लाउडनेस का मतलब इंटेंसिटी लेवल एक तरह से। अब जो भी बीटा रहता है उसका फॉर्मूला लिखो, 10 लॉग नेचुरल नहीं है, ये वो लॉग है जिसका बेस 10 है, तो ये होता है लॉग आई बाय
आई नॉट। तो फॉर्मूला जो आता है बीटा का वो आता है 10 log ऑफ आई बाय आई नॉट। तो आई तो वो साउंड की इंटेंसिटी है जिसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट, या जिसकी हमें लाउडनेस क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जो आई नॉट होती है, आई नॉट होता है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी या मिनिमम इंटेंसिटी। तो आई नॉट जो है, आई नॉट हमारी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी होती है और मिनिमम इंटेंसिटी होगी 10 to the power -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आई की वैल्यू दी होगी, लॉग वो है जिसका बेस 10 है। क्वेश्चन में अगर आई की वैल्यू दी है तो वहां से हम बीटा क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ध्यान रखना है, जो भी इंटेंसिटी रहेगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रहेगी। क्लियर? तो अब क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और चेक कर लो, वहां पे कैलकुलेशन करके देख लेना। वहां पे मैंने क्या बोला है, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो सकती है, आई की वैल्यू पुट करो 1। भाई आई नॉट तो क्या है, थ्रेशोल्ड, मिनिमम इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं। मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, 1 तक जा सकते हैं। तो आई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो बीटा जो रहता है वो निकल के आता है 120 dB। कैलकुलेशन चेक करना। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम साउंड की लाउडनेस हम सुन सकते हैं 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, वो 120 dB का साउंड है। अगर इससे ज्यादा साउंड होगा या इसके बराबर होगा तब भी वो कान के पर्दों को क्या कर देगा, फाड़ देगा। वहां पे फिर लिखो वहां पे आगे, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैलकुलेट करके देखना। वहां पे लिखो वहां पे, अ बेबीज माउथ इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम हर फादर्स ईयर एंड 3 मीटर फ्रॉम हर मदर्स ईयर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साउंड इंटेंसिटी लेवल हर्ड बाय द फादर एंड द मदर। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक चाइल्ड है, चाइल्ड तो रेस्ट में, यहां पे उसका फादर है, और जो भी फादर है वो है R1 डिस्टेंस पे। यहां कहीं उसकी मदर है और जो मदर है, मदर कितने डिस्टेंस पे है, एट अ डिस्टेंस R2 पे है। अच्छा, R1 R2 की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब बेबीज माउथ इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम हर फादर्स ईयर। तो R1 जो है, R1 30 सेंटीमीटर है और जो मदर का ईयर है वो कितने डिस्टेंस पे है, वो है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसने भी साउंड डिटेक्ट किया, इसने भी साउंड डिटेक्ट किया, इसको कुछ लाउडनेस अलग सुनाई देगी, इसको कुछ लाउडनेस अलग सुनाई देगी साउंड की। अब क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साउंड इंटेंसिटी लेवल हर्ड बाय द फादर एंड द मदर। तो अब तुम क्या लिखोगे, इस सोर्स का पावर मान लो P, तो यहां पे जो इंटेंसिटी इसने डिटेक्ट करी वो हो जाएगी P1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, यहां पे हो जाएगी I2 हो जाएगा P अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। अब बीटा 1 इसकी इंटेंसिटी है, बीटा 2 इसकी इंटेंसिटी लेवल है, तो बीटा 1 को क्या लिखोगे, 10 log I1 बाय I0, बीटा 2 को लिखोगे 10 log I2 बाय I0। हमें डिफरेंस चाहिए तो हम रिलेशन क्या यूज करेंगे, हम रिलेशन यूज करेंगे बीटा 1 माइनस बीटा 2, और बीटा 1 माइनस बीटा 2 करोगे तो 10 log। अब बताओ log m माइनस log n क्या दे देगा, log m माइनस log n दे देगा log m बाय n, तो ये हो जाएगा I1 बाय I2। I1 I2 की वैल्यू पुट करोगे तो बेसिकली R1 R2 से हमारा न्यूमेरिकल क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चेक करना, इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल दिए होंगे जहां पे हम किसकी बात कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे वहां पे इंटेंसिटी लेवल की। तो मॉड्यूल में भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व करके वहां पे देख लेना। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे इंटरफेरेंस की।
है ना। और इंटरफेरेंस की हम थ्योरी ऑलरेडी वहां पे डिस्कस कर चुके हैं, तो अब मैं थ्योरी यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा। अब मैं सीधे यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, किसके, इंटरफेरेंस के। एक बार मैं केवल रिवाइज करा देता हूं। इंटरफेरेंस में हमने क्या डिफाइन किया था? इंटरफेरेंस में हमने डिफाइन किया था कि टू या मोर देन टू वेव्स, टू या मोर देन टू वेव्स अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और किसी पॉइंट पे क्या होती है, मीट करती हैं, और जब ये दोनों वेव्स मीट करती हैं तो दोनों के बीच में क्या होता है, पाथ का डिफरेंस होता है, और पाथ के डिफरेंस के कारण वहां पे फेज डिफरेंस आता है, और फेज डिफरेंस के कारण इंटेंसिटी वहां पे चेंज हो जाती है। और ये जो फिनोमिना होता है इंटेंसिटी में चेंज होने का, उसी को वहां पे हम लोग क्या बोलते थे, इंटरफेरेंस बोलते थे वहां पे, है कि नहीं। अच्छा, इंटरफेरेंस की कंडीशन में लिखवा चुका था तुम लोग को ऑलरेडी वहां पे, देखो याद है कि नहीं याद है? वहां पे इंटरफेरेंस की हम लोग कंडीशन ऑलरेडी पढ़ चुके थे। वहां पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव था, डिस्ट्रक्टिव था। कंस्ट्रक्टिवली प्रॉपर्टी क्या थी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अब मान लो मैं अगर बोलता हूं कि यहां पे एक साउंड का सोर्स है S1, यहां पे एक साउंड का सोर्स है S1, और यहां पे साउंड का सोर्स है S2। मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस लैम्डा है। अब हमने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहां पे रेडियस r है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने एक r रेडियस खींचा है, और यहां पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। और अब इस सर्कल पे कोई आदमी यहां पे कहीं खड़ा है। अब मैंने क्या बोला था, जो पर्सन यहां पे खड़ा होगा उसके पास दो साउंड वेव पहुंच रही होगी। एक साउंड वेव पहुंच रही होगी फ्रॉम S1, दूसरी साउंड वेव पहुंच रही होगी फ्रॉम S2। अब बताओ, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0, और क्या लिखवाया था, पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के फॉर्म में है, पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के फॉर्म में है तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि वहां पे साउंड तेज सुनाई देगा। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या था, डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस था वहां पे λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 था वहां पे। तो यहां पे ऑब्जर्वर जब होगा तो उसको इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देगी। अब ये पर्सन क्या कर रहा है, इस सर्कल पे चल रहा है। जब पर्सन इस सर्कल पे चल रहा है तो किसी टाइम पे पर्सन यहां कहीं पहुंचेगा, फिर किसी टाइम पे पर्सन यहां कहीं पहुंचेगा, किसी टाइम पे पर्सन यहां कहीं पहुंच रहा होगा। अच्छा, अब इस पर्सन के पास कितनी साउंड वेव आएगी, एक साउंड वेव S1 से पहुंचेगी, दूसरी S2 से पहुंचेगी, और इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा, तो यहां पे भी इंटेंसिटी मैक्सिमम, यहां पे भी मैक्सिमम, यहां पे मैक्सिमम। तो ये जो साउंड रहेगा, साउंड की इंटेंसिटी यहां पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसका मतलब है कि इन चार जगह इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा। लेकिन हमें मालूम है कि यहां से यहां जाओगे तो पाथ डिफरेंस बढ़ रहा है 0 से लैम्डा। इसका मतलब है कि बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पे पाथ डिफरेंस λ/2 होगा। जहां पे λ/2 होगा इसका मतलब है कि इंटेंसिटी वहां पे मिनिमम है। फिर यहां कहीं एक पॉइंट आएगा जब इंटेंसिटी हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी। फिर यहां पे एक पॉइंट आएगा जब फिर से पाथ डिफरेंस λ/2 का होगा, क्योंकि यहां पाथ डिफरेंस 0, यहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा, तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। फिर यहां पे तो अगेन λ/2 इंटेंसिटी क्या हो गई, मिनिमम। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि अगर ये पर्सन इस सर्कल पे चल रहा है, अगर ये पर्सन इस सर्कल पे चल रहा है, और कोई अगर तुमसे पूछता है कि इस ऑब्जर्वर को
इस ऑब्जर्वर को कितनी बार साउंड मैक्सिमम सुनाई देगा, साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देगी, और कितनी बार उसको साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम सुनाई देगी। तो यहां पे मैक्सिमम होंगे 4 पॉइंट्स और मिनिमा के भी क्या होंगे 4 पॉइंट्स। तो कई बार मैक्सिमा मिनिमा वर्ड भी यूज करता है। मैक्सिमा का मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मिनिमा का मतलब है कि वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, टू कोहेरेंट नैरो स्लिट्स एमिटिंग साउंड ऑफ वेवलेंथ लैम्डा in the same phase are placed parallel to each other at a small separation 2 lambda. The sound is detected by moving a detector on the screen at a distance d very large as compared to lambda from the slit S1 as shown in figure. Find the distance y such that the intensity at P is equal to intensity at O. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो साउंड की स्लिट्स हैं। यहां पे एक साउंड का सोर्स S1 है और यहां पे साउंड का सोर्स S2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 लैम्डा है। लैम्डा वहां पे क्या है, वो साउंड है जो दोनों सोर्स क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। फिर यहां कहीं हमारी दी हुई एक स्क्रीन, तो इस जगह हमारी एक स्क्रीन है। अच्छा, ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे यहां कहीं एक पॉइंट O है। अच्छा, D जो डिस्टेंस है, D डिस्टेंस दिया है फ्रॉम S1, और क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि D डिस्टेंस बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू लैम्डा। इसका मतलब दो सोर्स इतने पास होंगे और स्क्रीन इतनी दूर होगी। तो अगर मैं यहां कहीं एक पॉइंट लूंगा तो एक वेव ऐसी जाएगी, एक वेव ऐसी जाएगी, और इन दोनों लाइन को अप्रोक्सीमेटली हम क्या मान सकते हैं, इनको मान सकते हैं पैरेलल। देखो है कि नहीं है, ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है, तो ये दोनों लाइन अप्रोक्सीमेटली क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द साउंड इज डिटेक्टेड बाय मूविंग अ डिटेक्टर ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस कैपिटल D फ्रॉम द स्लिट S1 as shown in figure. Find the distance y such that the intensity at P is equal to intensity at O. तो कोई ऑब्जर्वर है जो कहां जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और यहां पे कोई पॉइंट P है एट अ डिस्टेंस y। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो इंटेंसिटी P पे है वही इंटेंसिटी O पे होनी चाहिए वहां पे। अच्छा, यहां पे हम ये मान रहे हैं कि इन दोनों वेव्स के कारण जो इंटेंसिटी यहां बनेगी वो सेम है, कि वैसे क्या होती है, इंटेंसिटी डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। तो यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि जो जैसे इसकी इंटेंसिटी I0 पहुंची, तो इसकी भी इंटेंसिटी यहां पे कितनी पहुंच रही है, I0 पहुंच रही है, क्योंकि ये डिस्टेंस कैसा है, बहुत स्मॉल है। अच्छा, अब सबसे पहले बताओ मुझे O पॉइंट पे हो क्या रहा है। अगर हम O पॉइंट की बात करें तो यहां पे दो साउंड वेव पहुंच रही है। एक साउंड वेव पहुंच रही है फ्रॉम S1, दूसरी साउंड वेव पहुंचेगी फ्रॉम S2, और किसने पाथ ज्यादा ट्रेवल किया है, S1 ने, तो यहां पे 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है। अच्छा, यहां पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा का है, इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है, तो इंटेंसिटी तुम्हारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैसी इंटेंसिटी O पे आ रही है वैसी इंटेंसिटी P पे आनी चाहिए, और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जबकि यहां पे भी क्या हो, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो। अब बताओ, कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस क्या था, कंस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस था, याद करना, वहां पे जो पाथ डिफरेंस था उसका फॉर्मूला n लैम्डा था। n की वैल्यू पुट की तो 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इन सब पे क्या मिलता है, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव मिलता है। तो जैसे ही हम O से ऊपर जाएंगे साउंड की इंटेंसिटी घटेगी फिर बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि यहां पे इंटरफेरेंस अगेन कंस्ट्रक्टिव है। तो 2 लैम्डा के बाद बताओ अब रिजल्ट क्या लें, 3 लैम्डा लें या लैम्डा लें।
अब ये डिपेंड कर रहा है कि पाथ डिफरेंस बढ़ रहा है या घट रहा है। तो बताओ यहां पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है। इमेजिन करो कि अगर ये इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा? अगर ये स्क्रीन मेरी इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये S1 ये S2, फिर ये लाइन अप्रोक्सीमेटली क्या होगी? स्ट्रेट ऊपर की ओर चली जाएगी वहां पे। तो अगर हम इन्फिनिटी पे जाएंगे तो पाथ डिफरेंस 0 होगा कि नहीं होगा वहां पर? इसका मतलब है कि जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो पाथ डिफरेंस घट रहा है। पाथ डिफरेंस घट रहा है तो 2 लैम्डा के बाद अगला जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा लैम्डा। तो 2 लैम्डा के बाद हम लैम्डा कंसीडर करेंगे, 3 लैम्डा कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पाथ डिफरेंस यहां पे क्या हो रहा है? घट रहा है। अब एक लाइट रे यहां से पहुंची, एक साउंड वेव यहां से पहुंची और एक साउंड वेव S1 से पहुंची। तो एक साउंड वेव S1 से पहुंच रही है, एक साउंड वेव तुम्हारी क्या हो रही है? S2 से पहुंच रही है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं ये दोनों लाइन तो पैरेलल हैं, तो अब क्या करो? S2 से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। फिर मैंने क्या बोला था कि ये दोनों लाइन पैरेलल की तरह ट्रीट करना है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा हो गया वहां पे। अच्छा, इसके बाद का पाथ तो सेम है, तो दोनों के बीच में अगर देखोगे तो यही पाथ डिफरेंस लैम्डा का होगा कि नहीं होगा? डेल्टा एक्स क्या था? दोनों की लाइन की डिफरेंस। तो इसके बाद की लेंथ तो सेम है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा। अब इक्वेशन तुम क्या यूज करोगे? इक्वेशन यूज करोगे कॉस थीटा। कॉस थीटा दोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस लैम्डा बाय 2 लैम्डा 1/2, तो थीटा वहां पे कितना आ गया? 60 डिग्री। अब बताओ थीटा अगर 60 डिग्री है तो tan 60 हो जाएगा y/d, तो y जो रहेगा वो हो जाएगा d√3। इसका मतलब है जो आंसर आएगा यहां पे कितना? d√3। इतने डिस्टेंस पे हमें इंटेंसिटी जो मिलेगी वो किसके बराबर होगी? वो O के बराबर रहेगी वहां पे। देखो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया वहां पे? फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, 2 साउंड स्पीकर्स। लिखो वहां पे 2 साउंड स्पीकर्स आर ड्रिवन इन फेज बाय एन ऑडियो एम्पलीफायर एट फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज। तो हमारे पास साउंड के 2 सोर्सेज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? जिनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है वहां पे 600 हर्ट्ज। अच्छा, द स्पीड ऑफ साउंड इज, जो साउंड है साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है। अब पहले क्या लिखो? पहले लिखो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा 340 अपॉन 600, तो ये हो जाएगा 17/30 मीटर। देखो चेक करो ये वेवलेंथ है कि नहीं है? 17/30 मीटर वहां पे। ठीक है। द स्पीकर्स आर ऑन द वाई एक्सिस, तो जो भी स्पीकर है वो वाई एक्सिस पे। ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस, तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास 2 स्पीकर हैं। द स्पीकर्स आर ऑन वाई एक्सिस, वन एट वाई इक्वल्स टू +1 मीटर। तो यहां पे एक साउंड का सोर्स है और वो कितने पे है? +1 मीटर पे। यहां पे एक और साउंड का सोर्स S2 है और उसका कोऑर्डिनेट वहां पे दिया है, एक दिया है y इक्वल्स टू +1 पे, दूसरा दिया है y इक्वल्स टू -1 पे। तो ये +1 ये -1, यानी दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस देखोगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस वहां पे 2d है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे a listener begins at y equals to 0
and walks along the line parallel to the y axis at a very large distance x away. तो यहां पे x बहुत लार्ज है, ये जो x डिस्टेंस है वो बहुत लार्ज है, और यहां कहीं एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर चल रहा है पैरेलल टू y एक्सिस। ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर चल रहा है पैरेलल टू y एक्सिस। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ लिसनर बिगन्स एट y इक्वल्स 0 and walks along a line parallel to the y-axis at a very large distance x away. At what angle theta? At what angle theta between the line from the origin to the listener at the x-axis will she first hear a minimum sound intensity? At what angle will she first hear a maximum sound intensity other than 0? अदर देन थीटा 0 डिग्री। और थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मैक्सिमा कैन शी पॉसिबली हियर इफ शी कीप्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो एक ऑब्जर्वर है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऊपर की ओर जा रही है। अब बताओ इसके पास अभी कितनी साउंड वेव पहुंच रही है। इसके पास अभी एक साउंड वेव S1 से पहुंच रही है, दूसरी S2 से पहुंच रही है, लेकिन दोनों ने पाथ सेम ट्रेवल किया है, तो इसका मतलब है कि इसको इंटेंसिटी अभी मैक्सिमम सुनाई दे रही है। अच्छा, अब जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगी पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और ध्यान जब हम इन्फिनिटी पे जाएंगे तो ये लाइन ऊपर की ओर जाएगी, ये लाइन ऊपर की ओर जाएगी, पाथ डिफरेंस 2 मीटर बनेगा। तो ध्यान रखना है जो पाथ डिफरेंस है वो 0 से 2 मीटर की ओर इंक्रीज करेगा। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहली पोजीशन बतानी जो उसको मिनिमा मिलेगा। तो मिनिमा का मतलब यहां कहीं मिनिमा मिला λ/2, फिर ऊपर आएगा लैम्डा, फिर अगर उसको फिर से मिनिमा मिला तो 3 λ/2, फिर उसको मैक्सिमा मिला, तो इस तरह से उसको साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, वेरी करती हुई दिखाई देगी। लेकिन हमें चेक करना है कि पहली बार कब होगा। तो पहली बार देखोगे तो इस तरह से वेव पहुंचाओ जरा, इसको यहां पे रब करो। अच्छा ध्यान है, ये डिस्टेंस कैसा है, बहुत स्मॉल, ये डिस्टेंस बहुत लार्ज। तो इन लाइंस को पैरेलल ट्रीट करना है, ये बस ध्यान रखना। अच्छा, ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल थीटा, यहां से अगर ज्वाइन करोगे, ये दोनों पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगा, तो थीटा। अब इन दोनों को अगर पैरेलल मान रहे हो तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। अच्छा, अब ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये हो गया थीटा। तो रिलेशन हमारा क्या निकल के आएगा, रिलेशन आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब पहली बार की अगर बात कर रहे हो तो हमें क्या चाहिए वहां पे, λ/2 ना। तो देखो फर्स्ट केस में क्या करना है, फर्स्ट केस में डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/2 पुट करो। डेल्टा एक्स अगर पुट करोगे λ/2 तो ये हो जाएगा λ/4। λ/4 का मतलब हो गया 17/120, ये एक पोजीशन आएगी। अब साइन थीटा से थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। फिर अगले स्टेप में मैक्सिमा की बात कर रहा है, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, तो ये हो जाएगा λ/2। λ/2 का मतलब हो गया 17/60। तो मिनिमा मिला, फिर मैक्सिमा मिला। अब अच्छा अगली वैल्यू चेक करो, अगली वैल्यू पुट करो, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 3 λ/2, तो साइन थीटा हो जाएगा 3 λ/4।
डेल्टा एक्स की जगह पुट करो 3 लैम्डा बाय 2, तो 3 लैम्डा बाय 4, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा 17 120। देखो ये मिनिमा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो यहां पे फर्स्ट मिनिमा मिला, देखो इसको बोलो यहां पे फर्स्ट मिनिमा, फिर उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा, इसको छोड़ के ये वैल्यू भी चेक करो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। कि देखो आंसर कब तक हम लेंगे जब तक साइन थीटा 1 को क्रॉस नहीं करेगा। तो ये तुम्हारा आ गया सेकेंड मिनिमा। अच्छा, मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या था? 2 लैम्डा। टू लैम्डा ना, तो 2 लैम्डा पे क्या होगा? डेल्टा एक्स 2 लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा, ठीक है, ये भी वैल्यू बन रही है। अगली वैल्यू क्या होगी? अगली वैल्यू होगी 5 लैम्डा बाय 2, यानी सेकेंड मैक्सिमा भी आ गया कि नहीं आ गया? हम चेक कर रहे हैं थर्ड मिनिमा, तो थर्ड मिनिमा के लिए 5 लैम्डा बाय 2 पुट करो, तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा बाय 4। देखो डिस्टेंस 1 ही दिया है कि नहीं दिया है? ठीक है, 340 600 लैम्डा 17 बाय 30, 5 लैम्डा बाय 4, वैल्यू अगर चेक करोगे 5 बाय 4, लैम्डा आ गया 17 बाय 30, अभी भी आ जाएगा 85 120, तो कितना आ गया? थर्ड मिनिमा भी आ गया। तो हम फोर्थ मैक्सिमा के लिए जाते हैं। फोर्थ मैक्सिमा के लिए 3 लैम्डा। अच्छा, 3 लैम्डा पे क्या होगा? साइन थीटा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2, 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 60। देखो चेक करो ना, 3 51 56, ये भी आ गया। इसका मतलब है 3 मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा भी आ गया। लेकिन चेक करोगे, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कब तक कैलकुलेट करनी है? जब तक साइन थीटा लेस देन 1 होगा। अगर साइन थीटा ग्रेटर देन 1 हो गया तो फिर वो वैल्यू क्या होगी? पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो एक बार सबकी वैल्यू पुट करके चेक कर लो, तो यहां से मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा और कितने नंबर ऑफ मिनिमा हमें यहां पे क्या होंगे? सुनाई देंगे। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं वहां पे कैलकुलेट करने के लिए बोलता है कि नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हुए, नंबर ऑफ मिनिमा कितने हुए। तो इसी तरह से वहां पे हम कैलकुलेट करेंगे। साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा हो गया वहां पे डेल्टा एक्स अपॉन 2। डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, और ये वैल्यू हम कब तक कंसिडर करेंगे? जब तक कि साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। साइन थीटा की वैल्यू 1 को क्रॉस नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि जैसे ही साइन थीटा 1 को क्रॉस करेगा, इसका मतलब है कि वो पार्ट डिफरेंस हम अचीव कर ही नहीं पाएंगे वहां पे। क्लियर? तो अब तुम्हें करना क्या है? मैंने इंटरफेरेंस की थ्योरी इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, तो मैंने इसलिए थ्योरी डिस्कस नहीं करी है, मैंने उससे रिलेटेड 1 या 2 न्यूमेरिकल अभी सॉल्व किए हैं। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें भी हम इंटरफेरेंस के 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे बीट्स, है ना। बीट्स जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे लास्ट टॉपिक अपना डॉपलर इफेक्ट, और उसमें एक आ जाएगा ऑर्गन पाइप। तो ये साउंड का टॉपिक हमारा क्या होगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो नोट डाउन करो इतना, और इंटरफेरेंस के क्वेश्चन अब ट्राई करके देखो वहां पे।